थू उसके मुंह पे। एमन अल जवाहिरी वो दज्जाल इंसान था जिसने कत्ल की साजिश की। अफ़गानिस्तान में रूस के अगेंस्ट अमेरिका इस जहाद को स्पॉन्सर कर रही थी, जो मुजाहिदीन थे उनको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन ऐसी कौन सी कार्रवाई थी जिसकी वजह से ये मुजाहिदीन अमेरिका के लिए दहशतगर्द बन गए? पहली दफ़ा जब कुवैत पे इराक ने जब हमला किया तो उस वक्त अमरीकी फौज पहली दफ़ा जो थी वो सऊदी अरब में आई। उसामा बिन लादेन ने यह कहा कि इसको इस्लामी सरजमीन पे कब्जा समझा जाएगा अमेरिका का। अलकायदा के फेस उसामा बिन लादेन सिर्फ और सिर्फ क्यों बने? उसामा बिन लादेन अलकायदा के फेस नहीं बनते हैं अली भाई बहुत अरसे तक। अलकायदा को बनाने वाला असल जो अलकायदा है वो शेख अब्दुल्ला आज़म है। 9/11 के बाद तो अमेरिका ने ऐलान जंग कर दिया, वॉर अगेंस्ट टेरर का आगाज कर दिया। कहते हैं कि तोरा बोरा में 4 दिन में 7 लाख पाउंड बम गिराए गए। बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि 9/11 नहीं, वो उस वक्त से वांटेड थे केन्या और तंजानिया बॉम्बिंग के अंदर। ऑपरेशन जब स्टार्ट हुआ तो उसामा बिन लादेन के बारे में कई बातें सामने आती हैं कि वो अफगानिस्तान से ईरान चले गए, सूडान चले गए, पाकिस्तान मूव हो गए। सबसे ज्यादा जो बर्बाद हुए हैं जब CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट को दी गई। दाऊद इब्राहिम की तोरा बोरा में उसामा बिन लादेन से मुलाकात हुई। आई धुरंधर मुंह, ये वहीं की लती। अलकायदा में शामिल होने का आपका मकसद क्या उसामा बिन लादेन को ट्रेस करना था? गेम बताता हूँ मैं आपको। दिस इज द वन ऑफ द टास्क आई हैड। क्या अमेरिका का ऐसा कोई प्लान था कि वहां उस कंपाउंड में जाकर उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार करना है? ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोला फीके चलो चलिए लाके जाना उसामा दे को। वो कैप्चर ऑपरेशन नहीं था ये। क्या उसामा बिन लादेन ने अमेरिकन फोर्सेस को देखकर कोई जवाबी हमला किया था और उसी में क्रॉस फायरिंग हुई और वो मारे गए? वो कहते हैं कि उसामा बिन लादेन ने अपनी बीवी को ढाल बना लिया था, साथ में क्लैशन था, लेकिन उन्होंने फायर नहीं किया। 15 साल बाद भी लोग इस बात पर डाउट करते हैं ये तमाम ड्रामेबाजी थी अमेरिका की। उसामा बिन लादेन तो उस कंपाउंड में थे ही नहीं, या उसामा बिन लादेन तो 2 मई 2011 से काफ़ी टाइम पहले ही मर गए थे। क्या अगर उसामा बिन लादेन कहीं और अलाइव थे या तिब्बई मौत अभी मौत मर गए थे तो अलकायदा ने अपना वर्जन देना था ना। दोस्तों 2 मई 2011 यानी कि आज से 15 साल पहले हम सब ने एक न्यूज़ देखी कि एबटाबाद में अमेरिकन फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया जिसके अंदर दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड उसामा बिन लादेन जो हैं वो मारे गए। अब उस ऑपरेशन की क्या हकीकत थी, अमेरिकन फोर्सेस को उसामा बिन लादेन का कैसे सुराग मिला, 2 मई 2011 की रात उस कंपाउंड में क्या कुछ हुआ, और कामरान फरीदी के पास अंदर की कहानी क्या है, क्या कामरान फरीदी भी ऑपरेशन उसामा बिन लादेन का हिस्सा थे, ये सब कुछ जानिए आज के इस एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कामरान भी आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम पहली बार बात करेंगे कि 2 मई 2011 के दिन एबटाबाद के एक कंपाउंड में अमेरिकन फोर्सेस ऑपरेशन करती है और उस कंपाउंड में उसामा बिन लादेन जो हैं वो मारे जाते हैं। आज इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन अगर पहले हम स्टार्ट में बैकग्राउंड पर जाएं, उसामा बिन लादेन थे कौन, उसामा बिन लादेन कैसे जहादी बने, और उसामा बिन लादेन ने किस तरह से अलकायदा बनाई और किस वजह से उसामा बिन लादेन पूरी दुनिया के सामने दहशतगर्द जो हैं लेबल हुए। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। अली भाई और सामीन, सो आपके जो ये आज का जो मौजू है ये एक हसास मौजू है और इसका ताल्लुक दहशतगर्दी से। सारी बातें हसास चीज़ें होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, कैसी चीज़ें, इसमें कई चीज़ें होती हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको वाजे और हकीकत पर मकनी होता है, सनसनी वाली होती है रफ्तार, वो मैं नहीं कर सकता भैया, वो मुझसे होता नहीं है। लेकिन मैं रफ्तार नहीं बन सकता कमरान फरीद, तो आप लोग क्योंकि ये जो है ये रियलिटी है। सो आई कैन, मैं आपको जो देने वाला हूँ इंशाल्लाह ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वाजे और हकायक पर मबनी। बाकी सनसनी देखनी है तो आप पड़ोस में जा सकते हैं। तो अली भाई, उसामा बिन लादेन जिसको अमूमन अलकायदा जो है वो उसामा बिन लादेन नहीं कहते बल्कि शेख अल रहमा के। अब अगर आप सुनेंगे कोई अलकायदा वाला अगर वो उसामा बिन लादेन को रेफर करेगा, ऐसी जनरल नॉलेज को बता रहा हूँ, तो अगर अरब होगा तो कहेगा शेख अल रहमा। दिस इज हाउ दे रेफर टू हिम एज। तो शेख उसामा जो थे वो, अरे भाई तो सबको पता है कि एक बहुत अमीर खानदान में पैदा हुए 1957 आई थिंक, गिव और टेक। और एक मतलब नॉर्मल रिलीजियस और बिजनेसमैन फैमिली की जो असल जो इनकी माइग्रेशन है, आपको जो सो यू नो
कि असल में ये सऊदी नहीं थे बल्कि यमनी नज़ाद। यानी इनके जो वालिद साहब थे शेख उसामा के, वो यमन से आए हुए थे, और वो जो शेख थे, जो मेन अबू धाबी के शेख थे, उनसे उनकी बहुत क़ुरबत थी। और वो जो हाईवे का जो ठेका था, पहले घरों का ठेका, हाईवे का ठेका, वो सब इनके पास ही था। जो उसामा बिन लादेन, I mean, की जो जितनी भी मिडल ईस्ट के अंदर है, आप लोग समझते हैं सिर्फ सऊदीया के अंदर, बल्कि सारे मिडल ईस्ट में, साउथ अमेरिका तक में होते हैं बिन लादेन का ग्रुप ऑफ कंपनीज का। इनका ट्रैवल बहुत ज्यादा था बचपन से। लेकिन एक एक मसला ये हुआ अली भाई कि जब सोवियत वॉर शुरू हुई 1979 में, गिव और टेक, उसको कोल्ड वॉर भी कहते हैं, रूस और अफगानिस्तान पे जो था वो चढ़ाई की। और ये वो वक्त था जब उसामा बिन लादेन की जिंदगी पे मोड़ आ गया। यानी वो नौजवान जो शर्मीला सा, बिजनेस करता है, मजहबी भी है, उसूलों का पक्का है, रहम दिल है, ये किस्से तो बहुत मशहूर है। लेकिन ये जंग जब शुरू हुई, तो इस जंग में वो एक नया चीज आपको देख के आए कि वो उसामा बिन लादेन जो थे वो उसामा बिन लादेन बने। लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि उसामा बिन लादेन शुरू से ही जहादी जहनियत है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत। उसामा बिन लादेन क्या स्टार्टिंग से ही अमेरिका से इतनी नफरत करते थे या ये बाद में मामलात बने? नहीं अली भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कीप इन माइंड ना, अगर अमेरिका से नफरत करते तो अली भाई उस उसूलों पे सौदा तो नहीं होता ना। जो सारा जो वेपन आ रहे थे अफगान जहाद के, जो अफगान जहाद के, ठीक है। आप दो चीजें जहन में रखिए यहाँ, बल्कि ऐसा करें, लेट्स डू इट रियलिस्टिक। तीन चीजें जहन में रखिए। एक, पाकिस्तान फैक्टर, अफगानिस्तान में पाकिस्तान का अमल दखल है। ये तो कोई, उस वक्त तो ये पाकिस्तान ही है ना, मतलब ये कह लीजिए कि पाकिस्तान लड़ रहा है अफगानिस्तान में। अच्छा, दूसरा फैक्टर है, वो आप समझ के रखिए कि अमेरिका इमदाद आ रही है। दो फैक्टर। और तीसरा बड़ा फैक्टर जो है वो द बेस। उस वक्त अलकायदा जो थी वो अलकायदा दहशतगर्द जमात नहीं थी, बल्कि अलकायदा द बेस थी। यानी सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग के लिए हुई थी, और नेटवर्किंग हुआ और हम लोग रसद का सामान लेके जाएंगे, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑल्सो। और उनका नजरिया जो था वो बाद में जो है वो तब्दील हुआ। लेकिन ये कि जहां तक बात है कि वो उनका जो जो नफरत थी, नहीं, हमेशा से शेख का फोकस जो था वो सिर्फ अफगानिस्तान था। यानी जो आपने सवाल किया उसका उसका आसान तरीका समझाने का अगर मैं कहूँ, कि शेख का जो फोकस था वो अफगानिस्तान है। उस वक्त कुछ नहीं है, किसी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कि अफगानिस्तान से रूस को इनके निकाला। वो दुश्मन दोस्ती कुछ नहीं थी उस वक्त। वही दुश्मन था जो कताल कर रहा था। कताल कौन कर रहा था उस वक्त? रशिया कताल कर रहा था। और इमदाद कौन कर रहा था? अमेरिका इमदाद कर रहा था। हालांकि पैसे दिए जा रहे थे, कुछ चीजें खरीदी गई, इसमें बड़े मामलात हैं जो कि एक अलग तवील बहस है ये। लेकिन ये कि सिर्फ एक तड़का लगाने के लिए बता रहा हूँ कि सिर्फ रावी एक तरफ ही चैन नहीं लिपटा। तो लेकिन ये कि ये जो नफरत का जो आंसर आया ये तो बहुत बाद में आया। ये जो नफरत का मैं जवाब देता हूँ, इसका अगला हिस्सा भी, कि जो गल्फ वॉर जब हुई है, और पहली दफा जब कुवैत पे इराक ने जब हमला किया, तो उस वक्त अमरीकी फौज पहली दफा जो थी वो सऊदी अरब में आई। और इस्लामी सरजमीन पे इसको, इस्लाम बिन लादेन ने ये कहा कि इसको इस्लामी सरजमीन पे कब्जा समझा जाएगा अमेरिका का। ये उनका मौकफ था। तो हम कैसे बर्दाश्त करें? हमने अभी लड़ा है, हमने जहां। तो ये वो पॉइंट था कि जिसमें उनकी जो सोच थी वो, यानी ना सिर्फ, बल्कि बल्कि अली भाई ये कह देना मेरा ख्याल मुनासिब होगा कि ना सिर्फ मगरब बल्कि सऊदी, इन दोनों तरफ से जो आपकी मुखालिफत खुल के सामने आई। कामरान भाई, लेकिन उस वक्त पर तो अफ़गानिस्तान में रूस के अगेंस्ट तालिबान भी लड़े और उसामा बिन लादेन और उनके साथी भी लड़े। लेकिन जब अलकायदा बनती है तो अलकायदा के फेस उसामा बिन लादेन सिर्फ और सिर्फ क्यों बने? उसामा बिन लादेन अलकायदा के फेस नहीं बनते हैं अली भाई, बहुत अरसे तक। कीप इन माइंड कि ये जो अलकायदा जो बेस है, ये ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, जो शेख अब्दुल्ला आज़ाम के जो फिलस्तीनी मुजाहिदीन, शेख अब्दुल्ला आज़ाम रहमहुल्लाह, वो, उनका खानदान और दीगर अरब मुजाहिदीन उस वक्त चला रहे हैं, जो फलस्तीन से हिजरत करके आए थे। और उनके साथ कुछ मसरी हैं जो एक्स मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं, वो कुछ लोग हैं। और ये जो है ये पिशावर के अंदर इनका एक दफ्तर है, और द बेस के हिसाब से अलकायदा। शेख उसामा बहुत बाद में आए, उससे पहले इमदाद सऊदी अरब से भेज रहे थे। यानी सऊदी तरफ से वो इमदाद इनकी, तो जब इन्होंने शमूलियत इख्तियार की है जहाद में, यानी इसके तीन फेज हैं, ये भी ध्यान में रख लिए। इसके तीन नेटवर्क, तीन हिस्से हैं, तीन ठिकाने हैं इसके। शेख अल रहमा की जिंदगी के तीन हिस्से जहाद से मंसूब है, जो कि लोगों को नहीं समझ में आती है बात। यानी तीन हिस्से। एक जहाद वो है शेख अल रहमा का जो अमली जहाद है, जिसको दुनिया जानती है। यानी अमली जहाद का मतलब जहाद फिल क़िताल, यानी जो अफगानिस्तान में और फिर पूरी दुनिया में जो कार्रवाइयाँ की उसको। नंबर ये तीसरा है, यानी लास्ट। उससे पहले जो शेख मंसूब थे वो ये रफाही काम के लिए अफगान, यानी पाकिस्तान के अंदर, पेशावर के अंदर जो ऑफिस था अलकायदा का, द बेस ऑफिस,
वहां पर सिर्फ और सिर्फ माली इमदाद, उसमें लॉजिस्टिक सप्लाईज, हथियारों का भी मामला, सिर्फ यही नहीं कि उसमें सिर्फ खाने हम्म। पीने की चीजें, लेकिन उसका जो बेशतर हिस्सा जो था, मेजोरिटी, वो जो था वो था ह्यूमैनिटेरियन। मेजोरिटी ह्यूमैनिटेरियन था कि उसका हिस्सा ऑफ कोर्स सपोर्ट लॉजिस्टिक ये तो, और जैसे जैसे बढ़ता गया, एक शुरू में सिर्फ जो था ये रसद से शुरू हुआ था, उसके बाद ही ये मामला, और फिर आखिरी हिस्सा जिसको मैंने रिवर्स में आपको इसलिए समझाने के लिए किया है कि ये वो हिस्सा है कि शेख अल रहमा का, जो जब ये अपनी सऊदी अरब में कारोबार कर रहे हैं और कारोबार में अपनी आमदन का बेशतर हिस्सा जहाद के लिए सर्फ कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और ये पैसा जो है वो शेख अब्दुल्ला अदम, तो शेख अब्दुल्ला अदम आपसे वाकिफ थे कि ये नौजवान उसामा बिन लादेन है, और ये और इसका इसका जज्बा बड़ा अच्छा है, बड़ा रहम दिल आदमी है, और साधारण बात है, एक अच्छा दिल जाता है और एक गुर्बत हो गई, और हम्म। जब अब्दुल्ला अज़म की मुलाकात हुई तो वो दौर है, यानी ये वो मुलाकात है अली भाई, कि यानी जो जो अमली जहाद का इंजेक्शन जब गया है ना, यानी मुजाहिद बनने की आरजू, वो शेख अब्दुल्ला आज़म, यानी वो अलकायदा को बनाने वाला असल जो अलकायदा है वो शेख अब्दुल्ला आज़म है, और उसामा बिन लादेन को उसामा बिन लादेन यानी जहाद फिल क़िताल की तरफ राग़िब करने वाले भी अब्दुल्ला आज़म। शेख अब्दुल्ला अज़म, उनको रास्ते से किसने हटाया, उनका कत्ल किसने किया? अली भाई चले, अ, शेख जैसा सवाल वैसा जवाब। शेख अब्दुल्ला आज़म का कत्ल जो था वो करने वाले अली भाई मसरी मुजाहिद, जो कि नायब भी रहे हैं अलकायदा के, शेख ऐमन। तो वो, उसको मैं शेख तो नहीं कहता हूँ, मैं तो, ये लोग सब लोग कहते हैं, मैं तो वैसे कह दिया थू उसके मुंह पे। ऐमन अल जवाहिरी वो दज्जाल इंसान था जिसने कत्ल की साजिश की, और कत्ल की साजिश ये पहले से कर रहा था, ये पहली साजिश नहीं थी उसका। उनका साजिश हम्म। करने का उसका साजिश करने का मकसद ये था कि वो उसामा बिन लादेन को पूरा हाईजैक करना चाहता था, उसको चाहता था उसामा बिन लादेन उनके साथ रहे, यानी ये पैरल ना, और इस तरफ ना जाए, अगर अब्दुल आजम की तरफ चले गए तो फिर ये जो है ये ग्लोबल जहाज बनना शुरू हो जाएगा। ये मसरी रखना चाह रहे थे, इजिप्ट डोमिनेशन रखना चाह रहे थे। इस ग्रुप का मकसद कुछ और था। ये ग्रुप वो था जो कार्रवाई वाला ग्रुप था, वो जो ग्रुप था वो हेल्प, यानी पैरल का लेके उनका बेशतर हिस्सा जो था मुसलमानों की हेल्प का प्लान था कि किसकी इनकी मदद की जाए। जहाद उसका हिस्सा था फिल क़िताल, लेकिन इतना बड़ा हिस्सा नहीं था। लेकिन ये जो था ये, और वो उनकी कार्रवाइयां डायरेक्ट जो थी वो चाहते थे कि ये अफगानिस्तान से ना हो, बल्कि ये वाकया डायरेक्ट बरतानिया अमेरिका से इस तरफ से यूरोप से शुरू किया जाए। उस वक्त की सोच ये थी। और ये जो इन मिस्रियों की सोच ये थी कि इस्लामी मुल्कों के अंदर अब्दुल्ला अदनाम इनके बिल्कुल खिलाफ थे। ये जो इस्लामी मुल्कों के अंदर जो कार्रवाइयां की जाती हैं, ये वजह थी कि शेख ऐमन अल जवाहिरी की, ऐमन शेख थू एक ऐमन अल जवाहिरी की और अब्दुल्ला अदनाम का जो इख्तलाफ इसी बात के ऊपर था कि वो कहते थे कि अगर तुम इस बात में एहतियात करो कि अगर एम्बेसी की कार्रवाई है मिसाल के तौर पर, तो वो इस तरह से ना हो कि उसमें कोई मुसलमानों की एहतियात बरते। और ऐमन अल जवाहिरी चूंकि ये मुस्लिम ब्रदरहुड ग्रुप है, ये मिस्री ग्रुप है, इनका माइंड सेट बिल्कुल अलग है। ये वो हैं जो अखियन तहरुन वाले हैं, ये सारे इनका दिमाग अलग चलता है। ये कहते हैं वो गेहूं के साथ गुंद पिसता है, खल्ली वल्ली बस कोई मसला नहीं। सो यही वजह है कि इस कत्ल की साजिश की, और उन्होंने बम लगाया है इनकी गाड़ी के ऊपर। और इससे पहले जो वो इनके कत्ल का जो फतवा जो जारी किया था, वो ऐमन अल जवाहिरी ने बाकायदा अदालत लगा के इनके कत्ल का फतवा जारी कर दिया था पहले। और वो था एक अरब मुजाहिद थे जिनका ताल्लुक फलस्तीन से था, अहमद कादिर करके नाम था उनका, जो कि जिनके स्कूल और मदरसे थे, जो कि रफाही काम करते थे, कनाडा से आते थे। तो उनका जो ऊपर जो कुछ इख्तलाफात थे, तवील बहस है, इस मेरा ख्याल है मौजू नहीं हम्म। होगा, लेकिन ये कि एक तवील बहस है कि उनके साथ कुछ इख्तलाफात थे शेख अब्दुल्ला आज़म के, क्योंकि वो नहीं अच्छा, क्यों समझते हैं जासूस है कैनेडियन, लेकिन उन्होंने कहा नहीं था। लेकिन उस के इल्जाम में, तकफीर करने के इल्जाम में उन पर कत्ल का फतवा जारी किया, और फिर बाद में उसको अमली अमली जामा पहनाया। कामरान भी, जैसे आप बता रहे हैं कि उसामा बिन लादेन की सोच थी, उनका मिशन था कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ करना है, लेकिन उसामा बिन लादेन की जो कार्रवाइयाँ थी उसके बाद उन्होंने असल में मुसलमानों के लिए कुछ किया, कोई फ़ायदा पहुँचाया या उल्टा नुकसान पहुँचाया, पूरी दुनिया के सामने मुसलमानों को लेबल करवा दिया, दहशतगर्दी के साथ जोड़ दिया? आपने पहले मुझे सवाल किया कि क्या उसामा बिन लादेन उनकी सोच थी मुसलमानों के लिए कुछ करनी, ये एक सवाल का पहला हिस्सा है। इस सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या उससे मुसलमानों का उसका रिजल्ट क्या था, यानी ही डिड समथिंग। एक, हम्म। नाउ वी कैन टॉक ऑल डे अबाउट इट कि उनकी एग्जीक्यूशन में, प्लानिंग में, थिंकिंग में कहीं ना कहीं कोई गलती थी, वी कैन टॉक अबाउट इट। या फिर जो उनके साथ लोग थे उनकी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ? नहीं नहीं नहीं, लेट मी ट्राई टू ग्राइंड इट टू यू। बात को समझिए, बारीक बात है। उसामा बिन लादेन, ये तो कोई नहीं, उनकी नियत में तो कोई शक नहीं कर सकता ना, ये तो नहीं कह सकता कि उसामा बिन लादेन, मुल्ला उमर की नियत पे हम्म। कोई शक कर सकता है, या उसामा बिन लादेन की नियत पे कोई शक कर सकता है, ये कहता है कि जहाद वाली नियत नहीं है। कोई नहीं कर सकता, जो मुसलमान है कभी नहीं करेगा।
अच्छा, अब मसला ये है कि क्या फैसले सही थे या गलत थे? क्या फैसले सही थे या गलत? अपने जहन से जो वो कर रहे थे वो फैसले सही थे, क्योंकि वो चाह समझते थे, उनको जो जो अतराफ में भी लोग भी हैं, एक कीप इन माइंड के शूरा वाला मामला है, वहां पे शूरा मौजूद है, तो लोग वो भी हैं जो बत्ती बनाते हैं और लुक़्मे देते हैं बीच में, और आइडियाज देते हैं ये। सो कीप ऑल दैट इन माइंड अली भाई। और उसके बाद फिर उसामा बिन लादेन, चूंकि वो अपने आप से क़िताल देख चुके हैं, अपने आप से जहाद देख चुके हैं, दिस इज सिचुएशन वी आर इन। एंड ये वो उसामा बिन लादेन नहीं है जो उस वक्त सऊदी अरब से पहले दिन आए हुए, ये उसामा बिन लादेन है जिन्होंने सियासत भी देख ली है मुजाहिदीन की। ये बड़ी गंदी सियासत होती है बाय द वे। ग्रुपों के अंदर के क़िताल भी देख लिए हैं, पनिशमेंट भी देख ली है, बेदीनी भी देख ली है मुजाहिदीन के अंदर, जो दीन के अंसर, जो दीन की जो फ़िरक़े वरानियत का जो मसला है वो भी देख, यानी ये उसामा बिन लादेन वो उसामा बिन लादेन जो सब कुछ देख चुका है। सो अब इसके लिए जो फैसला करना जो है वो नहीं है जो जो उसामा बिन लादेन पहला दिन आया था फैसला। आप उम्मीद है बात समझ रहे होंगे, थोड़ी मुश्किल बात है लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अली भाई, उसने अपने जहन से फैसले किए, लेकिन जब फैसला कर लिया, ये वो फैसले थे जिनका रिजल्ट आने के बाद पता चला कि नुकसान हुआ या फायदा। ये वो चीज, कोई ऐसे फैसले थे ये पहले हुए नहीं थे कभी जिंदगी में। एक ऐसा तजुर्बा है, ये हुआ ही नहीं। ये फटेगा तो कौन मरेगा? एक एक चीज मिसाल देता हूँ मैं आपको, बड़ी लतीफे वाली मिसाल है, हंसी की। एक 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 मैं चूंकि मैं डाइविंग करता हूँ अली भाई, तो मुझे एक सूट लेके आया एक बंदा, मुझे बोलने लगा ये सूट पहन लो, जो हम लोग जंगले में करते हैं, केव में होती है, तो नीचे उतर के जंगले में करके खोल देते फिर। मुझे बोलता है नहीं नहीं नहीं, आई गॉट समथिंग। वो लेके आया, एक सूट था, बोलता है ये शार्क बाइट सूट है। मैंने कहा वो क्या होता है? बोलता है शार्क जब तुम बाइट करेगी ना, उसके दांत नहीं आएंगे अंदर। मैंने कहा क्या? मैंने कहा तू पहन। बोलता है क्यों? मैंने कहा पागल के बच्चे, जब शार्क बाइट कर लेगी और दांत अंदर चलाएगा तो बहुत लेट हो जाएगा मामला। तो पहले तू पहन के तजुर्बा कर ले, बाद में मुझे देना, वरना यही समझ गया बात कहाँ है? यही है बात, शार्क बाइट सूट। जब हो गया, बाद में पता चला कि दांत तो अंदर घुस गया शार्क का। अब टू लेट, अब क्या करेंगे आप? इज गॉन। मिसाल एक और बड़ी देता हूँ, आप देखिए तालिबान की जो जो जिंदगी का, यानी तालिबान की दौरे दौरे हुकूमत का सबसे खतरनाक मामला पता है क्या अली भाई? जो जो इन्होंने जो बुत तोड़े थे, बुद्ध मजहब के, उसके बाद ऑल द हेल ब्रेक लूज पूरी दुनिया। मैंने इस मामले को तो जिंदगी भर देखा, पढ़ा, सब कुछ किया। अगर देखिए, अगर वो एक फैसला था, अगर उनको पता होता कि इसके होने के बाद हमारी बर्बादी होगी, वो कभी तोड़ते इसको? वो हालांकि कह रहे थे जापानीज हम आके ले जाते पूरा जो पहाड़ का पहाड़, नहीं दिया। फिर बाद में क्या हुआ? तो बाज, ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि बाज फैसले ऐसे होते हैं कि उनको अंदाजा नहीं होता कि ये किस करवट लेगा ऊंट, जब लेता है तो फिर आपको टू लेट। कामरान भी अब जब 9/11 होता है तो उस दौर में क्या तालिबान और अलकायदा मिलकर कार्रवाइयाँ कर रहे थे, जहाद कर रहे थे, या अलकायदा बिल्कुल अलग थी और तालिबान बिल्कुल अलग थे? अली भाई, वो तो जॉइंट फैमिली वेंचर चल रहे थे, यानी उस वक्त तो मिक्स एंड मिंगल चल रहे थे, उसमें मास्कर हैं डिफरेंट अरबों के। अलकायदा के वो तो हेल्प आउट इनसाइड में जहाद, कंडीशन ही यही थी ना, सिर्फ पनागुज़ीन नहीं थे, मुजाहिदीन थे। आप टाइटल अगर सबका देखेंगे, वरना पनागुज़ीन होते ना, महाजरीन या पनागुज़ीन नहीं, वो सारे मुजाहिदीन हैं। तो वो सारे जितने भी लोग थे, जितने अफगानिस्तान में गए हैं उस वक्त, जिस वक्त नाइन हो, बाकायदा बशमूल ना सिर्फ जहाद में हिस्सा ले रहे थे, लॉजिस्टिक्स में, पर इनके इनकी अपनी जिम्मेदारियां भी थी, मास्कर की अपनी जिम्मेदारियां हैं इनके अपने। हालांकि अरब के अलग मास्कर भी हैं, लेकिन कुछ असातिज़ा जो थे उधर के मास्कर के अंदर जो थे, कुछ असातिज़ा अरब असातिज़ा जाते थे वहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। दूसरी चीज जो है वो तदरीस का काम जितना भी था, वो तमाम अलकायदा के जितना तदरीस है उसके अलावा कोई और करता नहीं था, सवाल ही नहीं होता। इधर हमारी तरफ हक्कानियत का मदरसा था, लेकिन अगर आप इधर थोड़ा सा कंधार के इस तरफ चले जाएं तो उसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ सारी तदरीस का काम अरब मुजाहिदीन के हाथ में। कामरान भी अब जैसे आपने स्टार्ट में बताया था कि अफ़गानिस्तान में रूस के अगेंस्ट अमेरिका इस जहाद को स्पॉन्सर कर रही थी, जो मुजाहिदीन थे उनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन ऐसी कौन सी कार्रवाई थी जिसकी वजह से ये मुजाहिदीन अमेरिका के लिए दहशतगर्द बन गए? अमेरिका के लिए जब जब उन्होंने अमेरिका के खिलाफ काम किया, जब इन्होंने कीनिया और तंजानिया की बॉम्बिंग एम्बेसी, उस वक्त उसामा बिन लादेन का जो था वो वारंट गिरफ्तारी निकल चुका था, यानी उसमें जो है वो उनको वो वांटेड हो गए थे, उस केस में वांटेड हुए। बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि 9/11 नहीं, वो उस वक्त से वांटेड थे केनिया और तंजानिया बॉम्बिंग के अंदर, उनसे उसके टांकड़े मिल चुके थे। तो फिर अगर आप देखिए यमन के अंदर जो यूएसएस कोल के अंदर जो बॉम्बिंग हुई थी, यानी लेके घुस गया था, या आप जरा सुनिए ना चीजें, टोटे टोटे अगर आप सुनेंगे। लेकिन अमेरिका का मौकफ ये होता है कि अमेरिका वन लाइफ पॉलिसी होती है, अगर आपने एक अमेरिकन में कत्ल किया है तो वो एज बैड एज 100 का कत्ल कर रहे हो, और यार डेथ पेनल्टी आपकी इशू कर देंगे वो। सो अब बाकी जो है वो चीजें एड ऑन थी, लेकिन उसामा बिन लादेन की जो ताल्लुकात
ये सबसे ज्यादा जो बर्बाद हुए हैं, जो जब CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट बिल क्लिंटन को दी गई तो उसने ज्यादा ध्यान तो दिया नहीं, क्योंकि वो दूसरे मिजाज का आदमी था, एक डेमोक्रेट था, दूसरे मिजाज का आदमी था। अगर वो ज्यादा अटेंशन करता तो मसले और खराब हो जाते। तो वो दिन था जब उसका नाम जो था वो एनिमी ऑफ द स्टेट की लिस्ट में आया। कामरान भी, उसामा बिन लादेन किस तरह के जहादी थे? क्या उसामा बिन लादेन प्लॉटर अच्छे थे, प्लानिंग अच्छी करते थे, या एग्जीक्यूटर थे जो कार्रवाइयाँ थी वो एग्जीक्यूट करवाते थे, या लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते थे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे? उसामा बिन लादेन वाज द स्ट्रेटेजिस्ट, प्लानर, जिसको आप बोलते हैं, ही वाज अ प्लानर। बट प्लानर, अली भाई, वो अच्छा लफ्ज नहीं है। यानी जिस जिस लेवल का, अगर प्लानर वही होता है जो खाली एक प्लान देता है और एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन चूंकि इनके हाथ कई जगह अंदर थे तो उसको स्ट्रेटेजिस्ट इसलिए इस लिहाज से कहते हैं। यानी वो खुद जहाद का शौकीन थे, मैदान में लड़ते थे, लेकिन इस तरह के जो काम थे, यानी जो उलमा, क्योंकि शेख अब्दुल्ला आज़ाम की, अब आप समझ लीजिए शेख अब्दुल्ला आज़ाम का जो जो तालीमात है वो साथ साथ चल रही है, इसको जहन में रखिएगा। तो फिर उन्होंने फिर वो फंडिंग, नजरिया, और फिर मंजूरी। आप प्लॉट ये समझिए कि हर हमला जो जरूरी नहीं है कि उसामा बिन लादेन ने आज कहा कि यहाँ हमला हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, नहीं। हर स्लीपर सेल इंडिविजुअली एक जगह को देख रहा होता है, उसके पास एक स्पॉट होता है। एक आपको कॉल आएगा कभी कहीं ना कहीं से, कॉल का मतलब मैसेंजर आएगा आपके पास, ड्रॉप करेगा मेरे पास। जैसे एक बॉम्बिंग हुई है मिसाल के तौर पे, मलेशिया के अंदर एक बॉम्बिंग हुई, हार्ड रॉक कैफे के अंदर, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, लेकिन बड़ी खूंरेज और खतरनाक थी। अब वो आप सोचिए कहाँ पर हुई, मलेशिया, बाली के अंदर, हार्ड रॉक कैफे बाली में। खूनी तारीख की, खूनी तरीन, उस मुल्क में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि लाशें रोड पर बिखरी हुई। अब वो उसकी मंजूरी कहाँ से आएगी? अब किसी को जहन में तो ये नहीं होता कि वो वहां पे जो स्ट्रेटेजी प्लानर था उसने ऑलरेडी प्लॉट करके सिर्फ ये कहा कि मुझे मंजूरी चाहिए। तो दे हैव टू लुक इनटू इट कि इज दैट ओके और नॉट ओके, कि हालात क्या है, कोई मुआफिक कोई और चीज तो नहीं चल रही। और ये वही चीज क्यों, खैर लंबा हो जाएगा, आई वोंट गो ऑन दैट वन, अभी इस पे क्यों मंजूरी दे दी और दी जाती है, खैर, बट दैट्स अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट इटसेल्फ। कामरान भी, अब 9/11 के बाद तो अमेरिका ने ऐलान जंग कर दिया, वॉर अगेंस्ट टेरर का आगाज़ कर दिया। कहते हैं कि तोरा बोरा में 4 दिन में 7 लाख पाउंड बम गिराए गए। अब 9/11 के बाद अलकायदा और उसामा बिन लादेन की ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आई? ये किधर गए, किधर छुपे, कैसे ख़ुद को महफूज रखा? देखिए, अगर आप उस उन दिनों की बात कर रहे हैं, देख, अब तो आइडिया तो था जब जब इस चीज को प्लॉट किया, और एग्जीक्यूशन के बाद आइडिया था कि क्या होने वाला है, कि इसीलिए वो सारी जगहें जो थी, वो जितने कैंप्स थे वो खाली हो गए। उनको पता था कि बमबारी तो होनी है। दे वर ऑन द रेडियो, न्यूज भी सुन रहे थे, दे न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो जब हमला हुआ तो उस वक्त को सफेद, या कह लीजिए, या वो जो तोरा बोरा उर्फ आम में कहा जाता है, उससे पहले जो था वो एक और कंपाउंड में मूव किया गया था। एक कंपाउंड था जहाँ पे मूव किया गया। ये यानी कंपाउंड का फैसला जो था वो तालिबान का फैसला था। ये मुल्ला उमर ने मशवरा दिया था कि फला 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 जगह जो है ना, किला जो है, वो कई, वहाँ पे काफी किले हैं पुराने। तो वो यानी तालिबान के इस्तेमाल में भी रहते हैं, बल्कि अभी भी इस्तेमाल में ही रहते हैं। तो वो जो पुराने वाले किले हैं उसमें से एक किले के लिए मशवरा दिया कि आप उसमें, क्योंकि वो बिल्कुल शहर के अंदर है। तो वो तो ओसामा बिन लादेन ने कहा कि नहीं, अगर मैं शहर के अंदर आ और उन्हें अगर कोई मसला हुआ तो फिर और जाने जा सकती हैं, यानी मेरी वजह से फिर और जाने ना जाएंगी। अगर कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, अंदाजा तो नहीं था कि क्या करेंगे अगर वो बड़ा बॉम्ब गिरा देते हैं, अगर एक भी जान चली है। तो इसलिए ओसामा बिन लादेन ने कहा कि माजरत की और ये कहा, और उस बात पर थोड़ी सी नापसंदीदगी वाला मामला हो गया था। तो फिर शेख ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से जाता हूँ। और उन्होंने फिर निकल के, फिर, क्योंकि पहले प्रैक्टिस कर चुके थे, ये ऐसा नहीं था कि बस बेसरो सामान निकल गए थे, गए थे। ये पहले प्रैक्टिस कर चुके थे, वेरी वेल फेमिलियर विद द राउट, क्योंकि वहां जाते थे ना वेकेशन के लिए, बच्चों की ट्रेनिंग के लिए। तो हमजा की भी ट्रेनिंग वहां पे हुई है। तो वो ट्रेनिंग के लिए बीवियों को भी लेके जाते थे वहां पे, गार में वक्त गुजारते थे, किस तरह अपने आप को गर्म रखना, ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर चुके थे पहले। तो ये वो जस्ट री रिहर्स करके वहां चले गए। कामरान भी, अब 9/11 हो जाता है, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑपरेशन जब स्टार्ट हुआ तो उसामा बिन लादेन के बारे में कई बातें सामने आती हैं कि वो अफ़गानिस्तान से ईरान चले गए, सूडान चले गए, पाकिस्तान मूव हो गए। आपके पास अगर इनसाइड न्यूज़ हो, CIA की आर्काइव्स में जो लिखा हो, उसामा बिन लादेन 9/11 के बाद किधर किधर माइग्रेट हुए? अच्छा, देखिए अली भाई, देखिए शुरू में जो मामला खराब हुए सऊदी अरेबिया के साथ, अमेरिका का हालात खराब हो गए, तो सऊदी, तो वो दरवाजा तो बंद हो गया था। बहुत से लोग नहीं समझते, लेकिन वो उस वक्त पासपोर्ट के उन्होंने उनकी ऐलान कर दिया था कि अब इनकी सिटीजनशिप कैंसिल कर रहे हैं। अब मसला पासपोर्ट का था, तो कीप दैट इन माइंड। यहाँ पे वो जब अफगानिस्तान पहुंचे तो अफगानिस्तान से उनका अब पासपोर्ट नहीं है, जीरो।
ही डोंट, और दूसरी बात मोस्ट वांटेड इंसान कैसे इतना आराम से कहीं निकलेगा? सो आई मीन लेकिन ये कि जब जब मामला खराब हुए तो सूडान चले गए थे, और सूडान में काफी वक्त गुजारा। खर्तूम के पास एक एक इलाका है, वो मैंने देखा हुआ है जहाँ पर थे शेख का, वो मदरसा भी मैंने देखा हुआ है। और सूडान के अंदर खर्तूम में जहाँ पर पूरा ये ऑपरेशन था, वो मैं उसी बिल्डिंग में रहा हूँ। बल्कि मेरे साथ अबू जाफर भी था उसी बिल्डिंग के अंदर। वही वो एक कंपाउंड था जो कि उन्होंने खुद बनाया था, फिर वहाँ पे औरतों का कंपाउंड था। तो सूडान एक एक वो जगह है जहाँ पर शेख रहे। अच्छा, ये पाकिस्तान वाला जो मामला है, यानी कहाँ कहाँ से, यानी पाकिस्तान आना और जाना लगा हुआ था। लेकिन मैं आपको एक बात हल्फिया बताता हूँ, ये बात, और शायद अच्छी ना लगे बहुत से लोगों को, या बहुत से लोगों को अच्छी लगे, आई डोंट नो। लेकिन अरब मुजाहिदीन पाकिस्तानियों पे अली भाई ट्रस्ट नहीं करते थे। अरब मुजाहिदीन ने कभी भी इनके लिए आखिर हो जाती थी, यानी पाकिस्तानी अगर ना पाकिस्तानी बा खलास खलास खलास, वो नहीं लेके आया उसको आसपास। तो उन्होंने ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया। तो ये लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में रह रहे थे, पाकिस्तान, वो तो आखिर में वक्त की जरूरत के तहत जब बिल्कुल मामला खराब हो गए तो उस वक्त की बात है। लेकिन उससे पहले तो वो सूडान, सूडान से फिर वापस अफगानिस्तान जब वापस आना हुआ, फिर सूडान की हुकूमत ने प्रेशर देना शुरू किया, अमेरिका ने सूडान को, वहां से इनखला हुआ, इनखला होने के बाद वापस फिर इमारत इस्लामी अफगानिस्तान, और फिर वहां से जो है तोरा बोरा इनसाइड पाकिस्तान इलाकों में ट्रैवल माइग्रेट करते रहे, फॉरेन बैग। ये वो वाले इलाकों में भी रहे हैं अली भाई, जो आपके कोयटा का जो यानी अमेरिकन फुटप्रिंट्स, इनको वहां भी ट्रेस किया है। जो सिबी वाला जो इलाका है ना, यानी उस तरफ यानी बलूचिस्तान की वो वाली साइड भी, जो उस तरफ भी ऑपरेट करते हैं ना, इस तरफ भी ऑपरेट करते कामरान भी, अब जैसे धुरंधर 2 में दिखाया गया कि दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन जहादी तंजीमों के साथ है, मिलकर ये कार्रवाइयाँ करते हैं। इसी तरह से एक आर्टिकल भी मैंने देखा, उसमें ये मेंशन था कि दाऊद इब्राहिम की तोरा बोरा में उसामा बिन लादेन से मुलाकात हुई। असल में ऐसा कुछ हुआ कभी, या ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है? हैं। नहीं अली भाई, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये वो नहीं है कि जो मैं कोई इसको आपको कोई अल्लाह आपका भला करे कोई तज्जिया दे रहा हूँ उसको। दिस इज द वन ऑफ द टास्क आई हैड, डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप। तो बिल्कुल साफ साफ बात है, नो क्वेश्चंस आस्क, नो डाउट अबाउट इट। सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई भी ऐसी चीज या फुटप्रिंट एफबीआई के पास, एफबीआई को नहीं मिले, तो एफबीआई को नहीं मिले, सीआईए को नहीं मिले, तो फिर किसी को भी नहीं मिले। सो ये जो बात है, ये आप इंडियन मीडिया से ज्यादा सुनते हैं। और वो क्योंकि इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया में मजे की बात पता है क्या है? क्या फर्क पड़ता है? कह दो, बिल किसने फाड़ना है? अमेरिका को जवाब देना पड़ता है, यानी अमेरिकन को। तो ये सारी चीजें जो लतीफे आप सुनते हैं, इसीलिए आई धुरंधर मुंह, हाँ, ये वहीं के लतीफ, नॉट रियलिटी। अब बताया जाता है कि 2005 में उसामा बिन लादेन पाकिस्तान माइग्रेट कर गए। 2005 से 2011 तक जो है वो पाकिस्तान में थे। उनकी जो मौत हुई वो एबटाबाद के उस कंपाउंड में हुई। लेकिन क्या सीआईए की आर्काइव्स में कुछ ऐसा मेंशन है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में जब माइग्रेट करते हैं तो वो किधर किधर मूव हुए, उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ की थी, या वो एबटाबाद में कब आकर रहे, उस कंपाउंड में कब शिफ्ट हुए? अली भाई, ये बात समझ लीजिएगा कि ये जो जो जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये कोई हतमी फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। 5 से लेके 11, 5 से लेकर 11, मैं नहीं मानता कि इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप एग्जिट ना हुए हो। ये सिर्फ तज्जिया है एज वी स्पीक। अच्छा, नाउ व्हेन वी कम टू कि असल रियलिटी वो कोई दे नहीं सकता आपको। अगर कोई कहता है तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि वो रियलिटी सिर्फ एक आदमी को पता है, वो उसामा बिन लादेन को, या उनकी बीवी अमन, जो यानी अमन को पता है, ये तो अमन को पता है, या फिर शेख उसामा को पता है, उसके अलावा को नहीं पता। एक और आदमी को पता थी, और उसका नाम था इब्राहिम अल कुवैती, जिसको ट्रेस किया है, जिसको फॉलो करके पहुंचे हैं ना। हम्म। ये वही था ना सीआईए को लेके गया आखिर में। तो जी। इब्राहिम अल कुवैती को, इब्राहिम अल अगर, और इब्राहिम अल कुवैती, लेकिन इब्राहिम अल कुवैती वो ऐसा आदमी नहीं कि वो किसी के सामने मुंह खोल दे, वरना वो इब्राहिम अल कुवैती ना होता, उसका कुछ और नाम होता। तो वो ऐसा नहीं है कि आप उसको कहीं कुछ भी कर लें, वो तो मुंह नहीं खोलने वाला। और ये सबूत भी मिला है इस बात का। और जहां तक बात है, तो ये जहां तक टोटल टाइम की बात है अली भाई, लेकिन आई डोंट थिंक इट शुड मैटर। एंड ये नहीं, ये मैटर नहीं करना चाहिए कि कितना साल रहा। क्योंकि अगर आपके पास, सुन लीजिए मैं बताते हम हमारा एक गेम बताता हूँ मैं आपको। हमारा क्या, अगर मैं एक मुल्क में गया, ब्राजील में, अगर मैं 7 दिन अंदर रह लिया सक्सेसफुली, ट्रस्ट मी, इसका मतलब कि मैं फिर 1 महीना भी रह सकता हूँ। और फिर मैं 1 महीना रह गया तो मुझे पता है कि मैं 6 महीना भी रह सकता कामरान भी, लेकिन इन तमाम सवालात में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसामा बिन लादेन जो हैं पाकिस्तानी एजेंसियों के होते हुए, पाकिस्तान में सीआईए की प्रेजेंस होते हुए, किस तरह से पाकिस्तान में 2005 से 2011 तक छुप कर रहे, और इन सब में उसामा बिन लादेन की सेहत कैसी थी? हूँ। अली भाई, सेहत तो देखिए, एक तो किडनी का मसला था, वो वहां के पानी से उनको शुरू हो गया था मामला खराब।
वो डायलिसिस पे थे। वो तो किडनी का तो मामला, डायलिसिस तो चल रहा था, वो तो मामला था, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा सेहतमंद, वॉक, एक्सरसाइज, सारी चीज करते थे बिसाइड द किडनी इशू। वेरी टफ गाय। देखिए, जहां तक बात है, उनको पता था शेख उसामा को। एक एक बात, एक दफा इब्राहिम अल कोइती का ही वाकया बताता हूँ। ये इब्राहिम अल कोइती से मंसूब किया जाता है और सही भी है। तो इब्राहिम अल कोइती के पास एक दफा जो जब रस पैगाम लेके गया किसी के पास, तो आई थिंक वो शेख अबू फरज थे। शेख अबू फरज के पास इब्राहिम अल कोइती गया, तो शेख अबू फरज, इब्राहिम अल कोइती को शेख अबू फरज ने कहा कि यार तुम आते हो, 3-3 महीने लग जाते हैं, कभी 2-2 महीने लग जाते हैं पैगाम आने में, तुम हाथ से लेके आते हो, तो इट यू नो, या तो फिर किसी को भेजते हो, तो कुछ ऐसा करो कि शेख को कहो कि कोई इनक्रिप्टेड जो है वो इंटरनेट से बयान लेके, यानी वहां से ट्रांसफर कर दें। तो शेख ने उसको, इब्राहिम गया तो उसको पूछा कि भाई ये क्या कह रहा है, तो बोला अबू फरज कहता है कि हमें जो है वो इंटरनेट से, हमारे पास इंक्रिप्शन और बड़े बड़े माहिर लोग मौजूद है कंप्यूटर के, बड़े बड़े इंग्लैंड से हमारे पास आए हुए हैं, हमारे मुजाहिदीन में, और हम ये अल अंसार मीडिया के लोग हैं, और हम इंक्रिप्शन ऐसा कर सकते हैं किसी को पता नहीं चलेगा, और हम इंटरनेट को भेज सकते हैं। शेख ओसामा ने सिर्फ इतना बोला, बोला बात सुनो, ये इंटरनेट बनाया किसने? बोला अमरीकन। बोला बस बस, आगे और कुछ कहूँ? बोला ला शेख, तमाम, बस काफी है। हाँ, हो गया। तो जिसने बनाया तुम उसके साथ तरकीबें करोगे, तो नाउ अंडरस्टैंड इज माइंड ना। तो वो जो था वो उनका, यू नो, कि गो बैक टू स्टोन एज, स्टोन एज में चले गए थे। फोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कोई और सिग्नल्स नहीं है, कुछ नहीं है, अभी तो छुपे रहे इवेंट। और ये तो स्ट्रेटेजी उसामा बिन लादेन की नहीं, बल्कि अलकायदा की पुरानी स्ट्रेटेजी है, स्टोन एज स्ट्रेटेजी को कहते हैं। जब भी जाना होता है वो डंप कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, अंडरग्राउंड चला गया, आप नहीं ढूंढ सकते उसको। तो यही वजह है कि वो इतने साल जो है वो, जो आया वो, वहाँ जो आया, हो गया वहां। कामरान भाई, आप तो एफबीआई में होते हुए अलकायदा में शामिल हुए, आपने डबल एजेंट बनकर काम किया, एक तरफ आप एफबीआई में थे, एक तरफ आप अलकायदा में थे। लेकिन अलकायदा में शामिल होने का आपका मकसद क्या उसामा बिन लादेन को ट्रेस करना था? और ये जो पाकिस्तान में एक मिशन चला, ऑपरेशन स्टार्ट किया गया उसामा बिन लादेन को हंट करने, क्या आप इस मिशन का हिस्सा थे? नहीं नहीं नहीं, अली भाई, अली भाई, मेरा जो जो एक स्पेसिफिक टास्क था अलकायदा के लिए, क्योंकि उसामा बिन लादेन, जब मैं शामिल हूं तो उसामा बिन लादेन को ढूंढना उस वक्त कोई बहुत ज्यादा खास टास्क नहीं था। जब मैं शामिल हूँ तो उस वक्त ठीक है, ही वॉज वांटेड, लेकिन ऐसा नहीं था कि, यानी बहुत जरूरत उस चीज की थी कि अलकायदा उस वक्त जो है वो बॉम्बिंग कर रही है, और बम यूरोप में भी फट रहे हैं, अमेरिका में के भी शहरों में भी हो रहे हैं, अभी मिसाल दी बाली में भी हुआ। तो उस वक्त, यानी जो अमेरिका की जो नंबर वन स्ट्रेटेजी ये थी कि किस तरह इसको प्रिवेंट किया जाए, किस तरह प्रिवेंट किया जाए, कि कोई जाके शामिल हो और जाके देखे कि ये कहाँ से आते हैं, ऑर्डर्स क्या है, स्ट्रक्चर को समझे, इंफ्रास्ट्रक्चर को समझे, पिन पॉइंट लोकेशन कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर्स, सब सब चीज समझा के, यानी मेक द होल ग्राफ, क्योंकि उसी तरह इंटरसेप्ट करता है अमेरिका, तो इससे पहले इंटरसेप्ट किया था। तो मेरा काम ये था कि जस्ट ड्रॉ बिगर पिक्चर ऑफ व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। स्पेशली मेरा जो स्पेसिफिक था और जो मेरे टारगेट्स थे, वो लोग थे जो सुसाइड बॉम्बर्स को ट्रेनिंग देते हैं, या तो सुसाइड बॉम्बर की ट्रेनिंग देते हैं, वो मास्कर, या वो जो सुसाइड जैकेट्स या आईडीज बनाते हैं, यानी बड़े पैमाने पे जो बम की, जो, क्योंकि वही जो है वो ट्रेनिंग वो लंदन में या वो लड़के लेके जाते हैं जो करते हैं। तो आई हैड टू लर्न ऑल दैट। तो मेरा काम सीखना भी था, यानी ऐसा नहीं था कि मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट उसको सीखा है जैसे और लोग सीख रहे हैं, वैसे मैं भी सीख रहा हूँ एक्सप्लोसिव को, ये सारी चीजें। तो मेरा काम जो था वो इन मामलात के साथ नहीं था। हाँ, जाहिर बात है। और कीपर ऑल्सो के मेरा जो जो डेस्क है वो मेरी अरब डेस्क है, ये एफ पैक डेस्क, जो उसामा बिन लादेन को जो हैंडल कर रही थी वो एफ पैक डेस्क हैंडल कर रही थी, जो कि मेरी डेस्क नहीं। हम विद मिडिल ईस्टर्न डेस्क। कामरान भाई, लेकिन इतने अरसे में जब आप अलकायदा में थे, क्या कभी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है? और क्या कभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई कि उसामा बिन लादेन के कहने पर, उनके डायरेक्टली ऑर्डर पर ये कार्रवाई हुई? और हर कार्रवाई का ऑर्डर क्या उसामा बिन लादेन की तरफ से आता था, या पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया था अलकायदा का, नीचे और लोग थे जो फैसला करते थे कि अब कौन सी कार्रवाई होनी है, अब इस तरह से कार्रवाई होनी है? ये बात समझ लीजिएगा कि शेख उसामा जो थे वो, और कोई भी, आपको ये भी समझ लीजिए और भी समझ, हर कार्रवाई, हर मार्का और हर बॉम्बिंग, उससे पहले दो चीजें की जाती हैं। नंबर एक, आप इस्तिखारा करते हैं, जो अमीर होगा वो इस्तिखारा करेगा, इस्तिखारे के बगैर नहीं फैसले। नंबर दो,
जब आप कोई भी मार्के का जब आप करते हैं तो फिर आप शूरा बैठती है उसमें, और बाकायदा फतवा जारी होता है, क्योंकि यानी उसके लिए फतवा है। एक जान चली गई है, जान के लिए ये नहीं है आज बम फाड़ दो, बाकायदा फतवा होता है। और इसीलिए जो हम पहले बात क्या कर रहे थे कि शेख उसामा के पास से क्लियरेंस आती है, वो ऐसा नहीं कि उसामा बिन लादेन के पास गया, उसने बोला हाँ चलो ठीक है अल्ताफ हुसैन की तरह आज गिरा दो। अल्ताफ हुसैन नहीं, वो तो बेगैरती वर्सेस वर्सेस शराफत वाला मामला है। भाई ये हरामीपन लगा रखा है, उन्होंने नहीं लगा रखा। तो वो उन्होंने ये ऐसा नहीं था, फिर वो बाकायदा काजी और जितने जो उलमा कराम थे वहां पे काजी थे, उनसे बाकायदा मशवरा किया था, फिर वो अगर फतवा देते थे। तो कई दफा ऐसा हुआ कि कई डिस्कशन इनमें नहीं दिए मंजूरी, ऐसे एक न्यूक्लियर कोई डर्टी बॉम्ब के ऊपर कोई ऐसी चीज हो रही थी, तो क्योंकि वो किसी सरहद से बहुत करीब हो सकता था कि इसका जो धुआं है वो यानी जो इसकी रेडिएशन है वो चली जा सकती है इस्लामी मुल्क की तरफ, तो उन्होंने मना कर। कामरान भी सीआईए को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन का सुराग कैसे मिलता है? अली भाई, जिसको आप रेफर कर रहे हैं उसको कहते हैं ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर, इसका नाम था ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर। और ये असल में जो जो मंजूरी इसकी जो आखिर में, अब तो स्टोरी सामने है, ये कोई छुपी जो बात नहीं कि बराक ओबामा ने इसका जो थी वो मंजूरी दी थी, और ये रिस्क लिया था सर, मुझे पता है रिस्क, क्योंकि 100% कंफर्मेशन नहीं थी अली, कि को हो ही नहीं सकती थी ना, देयर इज नो वे टू डू इट। और लेकिन एक चीज थी, इंटेलिजेंस काफी मजबूत थी, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन तो थी कि भाई ये इंटेलिजेंस है, लेकिन एक होता है कंफर्म जेरोनिमो जेरोनिमो कोड नेम, कि जेरोनिमो द लोकेशन है या नहीं है। अब पहली जो जो मंजूरी आई थी यानी जो आर्मी की तरफ से, अमेरिकन मिलिट्री की जो एलीट ने उसको ये कहा कि हम B-2 बॉम्बर से हमला कर देंगे, बस पूरा B-2 एक लगा देंगे, बस दैट्स इट, पूरा कंपाउंड बैठ जाएगा, एंड ऑफ द स्टोरी। तो उसको उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा नहीं भाई ये नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा भाई सेकंड जो उन्होंने फॉर्मेशन किया, उन्होंने कहा रैप्टर, रैप्टर ड्रोन से हम स्कट वो मारते हैं, हेल फायर, वो क्रॉस हेल फायर मारता है, दो ऐसे आगे लगते हैं, बल्ब बिठा देता है। उनका रेडियस पता होता है, उन्होंने पूरा मेजर कर लिया, तो उन्होंने कहा ये दो जो क्रॉस हिट करेंगे रेडियस बिठा देगा पूरा कंपाउंड को 20 फीट अंदर चले जाएगा। बोलेगा नहीं है तो फिर सवेनरी पे हमला है ना एक मुल्क की बकायदा, अजीब। फिर उन्होंने तीसरा और कहा कि जो सबसे रिस्की जो चीज है, यानी सबसे रिस्की चीज है वो हेलीकॉप्टर रेड है। सीआईए को 2 मई 2011 से कितना अरसा पहले ये पता चल गया था या शक हुआ था कि उसामा बिन लादेन जो हैं वो इस एबटाबाद के कंपाउंड में हो सकते हैं? क्या उन्हें प्लानिंग का टाइम मिला? क्या उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की या फौरी तौर पर उनको पता चला, उनको डाउट हुआ और उन्होंने ये ऑपरेशन कर दिया? नहीं अली भाई, 2 साल, 2 साल। ये लड़की जो केस पे काम कर रही थी, मुझे नाम नहीं याद है उसका, तो वो 2 साल गिव और टेक जो थी वो ऑन द केस थी। जो शुरू में था, असल में उसका जो टास्क था, यानी शुरू में ये नहीं था कि उसको पता चल गया था कि यहाँ पर है, वो जो कोई अल कोयती को जो जो फॉलो कर रही थी, ये वो स्क्वाड थी जो उसको फॉलो कर रही थी, दे वर ट्रेसिंग हिम। तो जब वो उसका उनको आइडिया था कि वो इस हाउस पे एक घर, जब वो एक साथ दफा आ गया और खुरूज और दुखूल हो गया वहां पे, उसको पता है कि ये तो है ही, यानी कोरियर है ये तो। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि कोरियर कोरियर का काम होता है मुख्तलिफ लोगों को पहुंचाना, तो वो एक जगह तो जा नहीं रहा था, ये इनको डाउट हो गया, दैट वाज द प्रॉब्लम। कामरान भी, क्या अमेरिका का ऐसा कोई प्लान था कि वहाँ उस कंपाउंड में जाकर उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार करना है, या अमेरिका का ये प्लान था, ये मिशन था कि वहाँ पर उसामा बिन लादेन को एलिमिनेट कर देना है, देखते ही गोली मार देनी है? अली भाई, मेरा ख्याल है कि जब जब ऑर्डर जब स्ट्रिक्टली लेके गए थे, तो वो सिर्फ एविडेंस भी कलेक्ट नहीं करने गए थे, ये इन एंड आउट ऑपरेशन था। आई डोंट थिंक, क्योंकि जब आप जैप ऑपरेशन जिसको कहते हैं, यानी अरेस्ट करना होता है, तो फिर वो थोड़ी सी मसले खराब बन जाते हैं, यू हैव टू प्रिपेयर लिटिल बिट। दे वर ट्राइंग टू कीप इट व्हाट नॉर्मली नेवी सील डू, कीप इट सिंपली स्टूपिड। मैं हमेशा कहता हूँ किस, क्योंकि व्हेन यू गेट इनटू, बोलते हैं कैप्चर, इसको होता है किल और कैप्चर। अगर आप कैप्चर करते तो वो डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है, देन यू हैव टू मूव इन। आप जो ट्रेनिंग है ना जो आपकी, जो क्योंकि ये रिहर्स होती है, ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोला फीके चलो चलिए लाके जाना उसामा दे को, नहीं, पूरा जो रेप्लिका बनाया हुआ था इसका ट्रेनिंग कोर्स हो रहा था, लेकिन वो किल ट्रेनिंग कोर्स था, वो ऐसा नहीं था कि दे गोइंग बब क्लियरिंग। अगर वो कैप्चर होता तो दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्ट्रेटजी, फिर वो शायद हेलीकॉप्टर से ऊपर से उतरते, ट्राई टू फिर वो नीचे से जाने के बाद वो नहीं था, दे वुड कैप्चर ऑपरेशन,
would have been a little bit more difficult. तो ये नहीं, ये kill operation था, that was not a capture operation. और इस मिशन में जो रिहर्सल की गई थी, क्या वो उसामा बिन लादेन को एलिमिनेट करने की गई थी? Absolutely 100%. वो कैप्चर ऑपरेशन नहीं था ये. कैप्चर ऑपरेशन अगर होता तो फिर आपके इक्विपमेंट भी चेंज होते, आपको दूसरा इक्विपमेंट लेके जाना पड़ता. यू डोंट डू कैप्चर ऑपरेशन विद योर ओन. आप नहीं ये जैकेट में डाल के, दे डिडंट हैव लाइक वो जो यू हैव अ सुसाइड जैकेट डाल दे करके क्रॉल. दे वर नॉट इक्विपमेंट, दे डिडंट हैव अ गियर ऑन इट. वो डीएनए का अगर आप देखें ना, व्हाई वुड यू थिंक कि अगर वो आपको पता है ना, उन्होंने डीएनए सैंपल लेके भेजा था उसी वक्त, वो रेडी टू डीएनए. तो वो डीएनए लेके क्यों जाएंगे? जिंदा को चेक करने के लिए, मुर्दा को जिंदा लेके जाना तो पूरा ही ले जाएंगे ना. मुर्दा चेक करना, डीएनए सैंपल ले जाने का क्या मकसद है? अगर जनाजे पे ही आ रहे हैं तो डीएनए देख रहे हैं ना भैया, कंफर्म डेड, कंफर्म टू, ये डीएनए कंफर्म हो गया कि यही है डेड बॉडीज की. अगर जिंदा होता तो फिर जहाज में ले जाते ना, फिर वो वहां होके डीएनए होता अफगानिस्तान में जाके. टाइम थोड़ी होता है ये सारी चीजें. अमेरिकन फोर्सेस ने उस कंपाउंड में उसामा बिन लादेन के अलावा और किस किस को मारा था? जो बेटे हैं उसामा बिन लादेन के, वो उस वक्त कंपाउंड में उनको हुआ. जो जो नीचे सिक्योरिटी वाले लोग थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई यूज्ड टू, लेकिन ये कि अभी एज ऑफ नाउ आई डोंट रिकॉल एग्जैक्ट काउंट. ये मुझे पता है कि उनमें जो जो मेन लोग जो जो जो, जो मैटर्स टू, एवरी लाइट मैटर. लेकिन शेख के अलावा उनकी जो जो वाइफ, उनको जो पूरा ब्रश लगा फ्रंट पे, और फिर उसके अलावा बच्चों को लगा, बेटे को पूरा ब्रस्ट क्रॉस ब्रस्ट मारा मनी भेजे से, यहाँ से लगा था उसको. एक और जो 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 सिक्योरिटी पे थे मुजाहिद. सो या आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ काउंट. क्या उसामा बिन लादेन की तरफ से भी कोई रिटेलिएशन आई थी? क्या उसामा बिन लादेन ने अमेरिकन फोर्सेस को देखकर कोई जवाबी हमला किया था और उसी में क्रॉस फायरिंग हुई और वो मारे गए? नहीं अली भाई, जवाबी हमला नहीं किया था. इसके जो वर्जन जो अमेरिकन देते हैं, आई डोंट वांट टू बिलीव इट, आई डोंट वांट टू बाय इट. उनको भी हीरो नहीं बनाना है उसामा बिन लादेन को. लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने जिसको रेप्लिका किया पूरे सीन को, क्योंकि उन्होंने रिहर्स किया, वो कहते हैं कि उसामा बिन लादेन ने अपनी बीवी को ढाल बना लिया था, और उसको और साथ में क्लैशन था, लेकिन उन्होंने फायर नहीं किया. बात कैजुअलिटी तो नहीं है कोई अमेरिकन, लेकिन ये अमेरिकन वर्जन है. आई मीन वी डोंट हैव टू बाय इट. लेकिन अगर उनके पास फुटेज तो होनी चाहिए थी, अगर वो रिलीज क्यों नहीं करते? आई मीन दे शुड हैव. अगर अगर नहीं किया था, तो अगर उनका मौकफ यही है कि नो ही शॉट और बीवी को ढाल बना के, तो कामरान भी, आज 15 साल बाद भी लोग इस बात पर डाउट करते हैं. इस टाइम पर कमेंट सेक्शन में भी ये कमेंट्स आ रहे होंगे कि ये तमाम ड्रामेबाजी थी अमेरिका की. उसामा बिन लादेन तो उस कंपाउंड में थे ही नहीं, या उसामा बिन लादेन तो 2 मई 2011 से काफ़ी टाइम पहले ही मर गए थे. उनकी किडनीज का इशू था, उनकी सेहत ठीक नहीं थी, वो नेचुरल डेथ अपनी मर गए. और अमेरिका ने भी जितनी जल्दबाजी में उनको समुंदर बुर्द किया, उनकी कोई क्लियर पिक्चर सामने नहीं आई. ये शेडी ऑपरेशन नहीं लगता? इस पर डाउट नहीं आपको होते? नहीं 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 अली भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. अली भाई ये देखिए देखिए, कुछ लोगों को ये जो कंस्पिरेसी थियरीज होते हैं ना, जो उनको उनको 786 में बिस्मिल्लाह नजर आ जाती है. दिस इज हाउ माइंड सेट इज. तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी वालों को पुट देम असाइड. मसला ये है कि हमारे जो सुनने वाले हैं ना, वो ये कंस्पिरेसी थ्योरी वाले हैं. क्यों? इनको इनको क्या चाहिए? इनको कंफर्मेशन चाहिए, जो उनकी जहन में एक चीज कहीं गधे से सुन ली है या कहीं पढ़ ली है इन्होंने. अब उनको कंफर्म चाहिए कि मुझ जैसे आदमी से वो मैं दूंगा नहीं कभी भी, क्योंकि इट्स नॉट ट्रू. इट्स अ डैम कंस्पिरेसी थ्योरी. वी आर वे बियॉन्ड इट. अली भाई, मैं प्रैक्टिकल दुनिया से रहता हूँ, वहां पे जीता हूँ. तो ये जो सारी चीजें शेडी, कुछ शेडी नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर कट ऑपरेशन. दे वेंट इन, दे किल, दे वेंट आउट. व्हाई वुड दे डू इट? व्हाई वुड दे नीड टू क्रिएट? कोई क्या, आप देखे ना, जब भी आपको एतराज करें ना अली भाई, अगर आप किसी को शेडी कहें, यू हैव टू डू अ मॉरल्स, यानी पूरा आपको मुझे काउंटर आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा. ये अक्लमंद और बेवकूफ की फर्क ही होता है. ये जो नीचे कमेंट में आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो कहते हैं शेडी है या हुआ था. अरे भाई, शेडी है या हुआ था, गिव मी अ काउंटर आर्ग्यूमेंट व्हाई दे नीड टू डू दिस. अगर उसको, मिसाल के तौर पर उसामा बिन लादेन नहीं था वहां पे, ठीक है, सो व्हाई दे नीड टू क्रिएट दिस सीन? उसकी जरूरत क्यों पेश आई? उससे अमेरिका को क्या गेन हुआ, क्या फायदा हुआ? नंबर एक. नंबर दो, क्या अलकायदा अगर ये किया, तो क्या अगर उसामा बिन लादेन कहीं और अलाइव थे या तिब्बई मौत अभी मौत मर गए थे, तो अलकायदा ने अपना वर्जन देना था ना. अलकायदा भी तो ऐसा नहीं कर, अलकायदा कोई अमेरिका से पूछ के तो नहीं रिलीज करती. सारी न्यूज तो आती है, अभी भी आती है सारी न्यूज, तो वो रिलीज कर देते कि शेख ओसामा की तबीयत पहले से खराब थी, उनका इंतकाल हो गया. झूठ है. अच्छा, फिर अलकायदा. चलो, सबसे बड़ी बात, आपसे ज्यादा जो लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, आपसे मुझसे सबसे ज्यादा कौन जानता है वो लोग जो घर में थे ना, बीवियां थी, ठीक है ना, हम्म. और भी लोग थे, कुछ सारे तो नहीं वहां पे मर गए ना, कुछ लोग जिंदा हैं. जो बीवी जब सीरिया में थी, वो वो जो गई भी थी वहां पे,
तो उन्होंने कभी क्यों नहीं कहा कि भाई ये सारा जो था वो टोपी ड्रामा था, वाई डिडंट दे? या अलकायदा ने क्यों नहीं आके कह दिया? क्या वो अलकायदा को डर लग रहा है सीआईए से कि हम सच बोल देंगे तो ये मार देंगे हमें? कि अलकायदा आके बोल देती कि भाई ये ऑपरेशन हुआ ही नहीं, यहाँ पे शेख थे ही नहीं, ये सब झूठ है? अदर वर्ड, अदर पार्टी हैव टू कंफर्म द न्यूज। व्हेन दे डोंट कंफर्म इट मींस दैट्स ट्रुथ। फिर आप कुछ भी कहते रहे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना के, जब एक मियां बीवी कोई नहीं कह रहा है आपस में कुछ क्या हो रहा है, आप बाहर से बोलते रहो उनके घर में नचाती लग रही है, देखो दोनों की तरफ देख नहीं रहे। टू बैड। कामरान भी, अब क्या आप 2 मई 2011 के बाद भी अलकायदा का हिस्सा रहे? और अलकायदा के जो आपके जानने वाले थे, जिनसे आपका मिलना होता था, अबू जाफ़र या दूसरे जो मुजाहिदीन हैं, उनका क्या रिएक्शन आया अमेरिका के इस ऑपरेशन पर? क्या दुनिया में इस ऑपरेशन के जवाब में, रिस्पॉन्स में, रिएक्शन में कोई कार्रवाई हुई दहशतगर्दी की? क्या गुस्सा था उन्हें? नहीं अली भाई, मैं ऑफ कोर्स मैं हिस्सा था अलकायदा का उस दौर में तो, लेकिन कोई ऐसा देखिए जब कार्रवाई हुई, एक तो मुजाहिदीन जाहिर बात है अफसरदा थे। मैंने जो जो रिएक्शन देखा था मुजाहिदीन तो सब अफसरदा थे सारे, सारी बातें सबके। लेकिन रोना ऐसा कुछ नहीं था कि वो वही मुजाहिदीन है यार, ये लड़ रहे हैं, इनके लिए मौत और जिंदगी जो है वो रोज का है। कितने दोस्त आते हैं, कितने चले जाते हैं, कितने रिश्तेदार आते हैं चले जाते हैं, अमीन कोई काउंट ही नहीं है। तो लिहाजा कीप दैट इन माइंड कि कोई ऐसा खुदा ना खास्ता ये नहीं था कि इन्होंने बैन करना शुरू कर दी थी लाशें देख के। दे सॉ इट, दे से अल्हम्दुलिल्लाह, ये था कि शेख को शहादत नसीब हो गई। अब देखिए आप, ये कीप दैट इन माइंड, कुछ लोग होते हैं जो जहाद में और तबाही मौत मर जाते हैं, 20-20 साल जहाद में रहते हैं। ठीक है। अब शेख उसामा जो था, अब आपको अब वो पहलू दिखा रहा हूँ जो मुजाहिदीन का पहलू है। अल्लाह ने जब इसको देखना होता है, दिस इज व्हाट मुजाहिदीन से, हमारी अक्ल के अंदर ये बात शायद नहीं आएगी नॉर्मल आदमी को। आई ट्राई, जो मौलवी हैं वो समझ जाएंगे बाद में क्या कह रहा हूँ। शेख उसामा के बारे में जो मुजाहिदीन कहते हैं, अरब मुजाहिदीन, वो ये कहते हैं कि देखो कई कई लोग जहाद में ऐसा होते हैं जो 20-20 साल, 10-10 साल, 5-5 साल फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं, शहादत नसीब नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जो यानी जहां पर जहाद की सरजमीन है वहां 5-5, 4-4, 5-5 साल होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जहाद की सरजमीन में आते हैं, पहला दिन उतरते भी हैं, यानी शहादत हो जाती है। बोलते हैं लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कोई आदमी जो जहाद की सरजमीन पे ना हो और उसको जहाद खुद ढूंढ ले। बात समझ लें। कहता है जहाद की सरजमीन में नहीं था शेख उसामा, अफगानिस्तान में नहीं था, पाकिस्तान में था, कोई मार का कोई जंग जंग लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन शहादत ने उनको खुद ढूंढ लिया, वो भी अव्वल दर्जे की शहादत। एक तो होता है ना आदमी ट्रक से यानी जो अदायगी फर्ज में जान दी तब भी शहीद है, लेकिन नंबर नंबर अव्वल दर्जे की शहादत को शेख उसामा ने खुद ढूंढ लिया, उनको ढूंढ के आ गई। ये कहते हैं मुजाहिदीन, ये उनका मौकफ है। कामरान भी, आज की अलकायदा को तो आप 2.0 कहते हैं। क्या आज की अलकायदा जो है वो इतनी एक्टिव है? क्या आज की अलकायदा कोई कार्रवाइयाँ कर रही है, या वो तालिबान के साथ मिल गई है? या फिर 2 मई 2011 के बाद, उसामा बिन लादेन के मरने के बाद जो अलकायदा है वो कमज़ोर पड़ गई है? वाली भाई कमजोर तो हुई, कमजोर तो हुई क्योंकि एमन अल जवाहिरी जो था वो मेन कल्प्रिट था। एमन अल जवाहिरी ने कुछ काम किया नहीं, वो छुप के रहा, वो डरा हुआ था, उसको सो अब आप जिस जो लीडर है वो गायब हो गया है। अब आपका, अब असल में मुजाहिदीन हमजा को लाना चाह रहे थे, जो असल मुजाहिदीन है जो लड़ने वाले हैं, वो चाह रहे थे हमजा है, वो हमजा को लाना चाहते कि हमजा के ऊपर ड्रोन हो गया। फिर एमन अल जवाहिरी ने मरते दम तक, यानी जब तक ये रहा है सेकंड इन कमांड, कोई एक भी कार्रवाई तो की नहीं ना, एक भी कार्रवाई नहीं की, एक कोई ऐसी चीज नहीं थी इसने नहीं की। लेकिन ये बात हुई कि अलकायदा ऑफकोर्स शेख अल रहमा के बाद कमजोर हुई। लेकिन कमजोरी की एक और वजह है अली भाई, असल में जो कमजोरी की जो मैं आपको देता हूँ असल, यानी जो मुझे समझ में आती है, बाकी ये जो पढ़ते रहे पॉडकास्ट में, लेकिन आइसिस, अली भाई आइसिस ने दो बहुत कुत्ते काम किए। एक तो लोग तोड़ लिए, ऊपर से मारा, यानी एक तो बंदे भी ले रहे हैं ऊपर से मार भी रहे हैं। तो यार खुदा के बंदे, इधर भी मार रहे हैं, अफगानिस्तान नहीं मार रहे हैं। और आपकी ऐसा इतने धचके लगे बड़े बड़े कमांडर, उमर शीशानी, अब उमर अल शीशानी, उमर द चेचनियन, जिसको जिसको अमेरिका उमर द चेचन द रेड बीर्ड कहता है, अस्करी मासूल अलकायदा का, चला गया। सोचो यार, हमजा खब्बाब खुद दाइश कमांडर अमीर, कल दंग रहे यार। देखिए ना दोनों तरफ से ज्यादा। तो हाँ ऑफ कोर्स, एक तो इसको अंदरूनी लड़ाई, और फिर दूसरी जो दाइश ने जो मामला जो किए, बहुत नुकसान पहुंचे। उस सेकंड पोर्शन उसका जो है वो, एमन अल जवाहिरी ने जो बची कुछ जो चीज थी वो जूस निकाल लिया उससे। क्या उसामा बिन लादेन की फैमिली में से कोई आज की अलकायदा का हिस्सा है? नहीं अली भाई, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई एक शख्स भी नहीं है।
जो जिसका कोई हो। कामरान भी आज के दिन पर जो टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करती है या जो तालिबान है वो बॉर्डर पर जिस तरह से बुज़दिलाना हमले करते हैं, क्या तालिबान के साथ अलकायदा भी मिली हुई है? क्या दोनों इतिहादी हैं या तालिबान अलग है और अलकायदा अलग है? एब्सोल्युटली, दोनों एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। ये इत्तेहाद कभी टूटा नहीं था, ये तो पुराना इत्तेहाद चल रहा है। ये दो इत्तेहाद, ये दोस्ती, ये प्यार जो शुरू हुआ कोल्ड वॉर में, तो उस वक्त से आज तक जो है वो अब बल्कि एक बहुत अच्छे फेज में, क्योंकि अमेरिका जा चुका है वहां से, तो बहुत अच्छे फेज में शामिल हो चुके। तो ये जो जो ईरान में जो जो अलकायदा के लोग जो ईरान में पनाह गुज़ीन थे, जो कि बहुत बड़ी तादाद में थे, उनकी वापसी जो है वो अफगानिस्तान ईरान से इस मामलात के बाद, नई हुकूमत के बाद, और एक अब उनके बाकायदा कैंप है वहां पे, वो प्रैक्टिस भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं। तो उनको खुली छूट है, नो नो, उनको एक्सेस है पूरा 100%। कामरान भी एफबीआई के लिए आपने जो अलकायदा में घुसकर काम किया, आपने अलकायदा का कितना बेड़ा गर्क किया? ऐसे कौन कौन से ऑपरेशन थे जो अलकायदा ने प्लान किए, एग्जीक्यूट करने थे, लेकिन वो नाकाम हुए? या काफी काफी एग्जीक्यूशन मेरा जो, मतलब काफी, एक तो नहीं है अली भाई, देयर इज अ लिस्ट ऑफ इट। लेकिन मैं आपको चीजें चीजें को बताता हूँ जो जो जिसको मैं आई फील प्राउड ऑफ। उसमें एक जो था वो जिबूती पे, जो उनको ऑयल टैंकर को हाईजैक करना था पोर्ट ऑफ सुडान पे, वो वन ऑफ द माई केसेस। एक केस वो था जिसको इन्होंने फ्रांस के अंदर जो उनका एटमी प्लांट है, उसको निशाना बनाना था। अंडर वाटर डाइव करके वो ट्रेनिंग, जारी बात है, मैंने की हुई है इससे प्रधान। उस ट्रेनिंग में भी, उसके ट्रेनिंग का भी मैं हिस्सा था उस केस की। तो एग्जीक्यूशन से लेके हर चीज तक, तो वो प्रिवेंशन किया। ये वो ऐसा केस है जिसमें बहुत बहुत 100 साल, सब 2 साल 2.5 साल। फिर एक वो जो थी अमेरिका में, जो उन्होंने अंदर घुसा दिए थे 2 लोग, इराकी थे, सुसाइड बॉम्बर। वो प्रिवेंट किया। फिर जो पॉइजन इन्होंने किया था, न्यूयॉर्क के पानी में जहर मिला देना था, ये मेरा पहला केस था। जो मेरा फर्स्ट केस था वो न्यूयॉर्क के जो पानी के जखायर में उनमें पॉइजन कर देना था उसको। तो वो मेरा पहला केस था। तो ये समझ, अभी जो जहन में आ रहा है मेरे समझ केसेस। कामरान भी इस टाइम पर जो अलकायदा वाले हैं वो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, वो क्या सोचते होंगे आपके बारे में? वो तो आपके जानी दुश्मन बन गए होंगे, वो उनका बस चले तो आपको जान से मारते हैं, आपका सर कलम कर दें। अब ये जो अबू जाफ़र है या जो दूसरे अलकायदा के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में? कतल नहीं। कोई थ्रेट नहीं आता? नहीं नहीं अली भाई, नहीं, थ्रेट तो आता है, डेफिनेटली थ्रेट, देयर इज अ थ्रेट। देखिए अली भाई, इसकी दो 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 तरीके हैं इसको समझने के। पहला तो ये कि एक मेरी दोस्ती है, अबू जाफर मेरा दोस्त है, और जो सूडान वाले जो ग्रुप है वो मेरा दोस्त है। दे हैव वेरी गुड फ्रेंड सूडान, अबू मुश्ताक, अबू मुसब का जो ग्रुप है, उससे मेरी दोस्ती है, एक पर्सनल दोस्ती है। दे नो मी एज कामरान फरीदी पर्सनल लेवल पे। तो उनके साथ जो ताल्लुकात थे, ठीक है, मैंने उनको बता दिया कि मेरा एक ताल्लुक रहा, या जो भी है मैंने बता दिया कि भाई मेरा था, इस वजह से मैं आया था। लेकिन मेरी इट इज व्हाट इट इज, तो मैंने उनको छुपाई नहीं कोई बात उनको, ना अब मूसब से छुपाई, ना मैंने अबू जाफर से छुपाई। तो गर्दन, हाँ, ये ग्रुप है, अच्छा दाइश जो है वो तो गर्दन उतारना चाहती है, वो तो उन्होंने तो निकाला हुआ है जो भी। अलकायदा का एक ग्रुप है जो इजिप्शियन ग्रुप, जो मसरी ग्रुप है, जिनसे मेरी नहीं बनती, वो जो ग्रुप है। बाकी जो अजमी ग्रुप है, यानी ये वाला जो ग्रुप है सूडान वाला, आई एम गुड विद देम, यहाँ से जो 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 शूरा चलती है। लेकिन ये जो अफगानिस्तान वाला जो ग्रुप है, इसमें थोड़े मेरे इनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। कामरान भी आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट, आपने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अमेरिका में गुजारी, आपने 25 साल एफबीआई में सर्च भी किया और एफबीआई के लिए ही आप अलकायदा का हिस्सा बने। आपने अब दोनों साइड देखी हुई है, आपने अमेरिका का जो पूरी दुनिया में करता है, अमेरिका जुल्म करता है जिस तरह से, वो भी देखे, और आपने अलकायदा के मामलात भी देखे हैं कि अलकायदा किस किस तरह की कार्रवाइयाँ करती है। अब आज के दिन पे आपकी क्या सोच है उसामा बिन लादेन के बारे में? क्या उसामा बिन लादेन जो हैं वो जहादी थे, उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया, या उसामा बिन लादेन ने दहशतगर्दी की और पूरी दुनिया में मुसलमानों को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा गया? अली भाई, मैं ये टाइटल लगाने से पहले मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ इसको कि अली भाई, जब नजरियात जब इंतहा पसंदी में बदल जाते हैं, तो वो सिर्फ दुश्मन नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को नुकसान देते हैं। अब फैसला आप कीजिए। दोस्तों, आज का ये एपिसोड एंड तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। इस टॉपिक के अभी भी बहुत से ऐसे सवालात हैं जो एक एपिसोड में कवर नहीं हो सकते थे, जिसे हम किसी और पॉडकास्ट में कवर करेंगे। अगर आपका ऑपरेशन एबटाबाद, ऑपरेशन उसामा बिन लादेन के हवाले से कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम अगले एपिसोड में आपके सवालात अपने शो का हिस्सा बनाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।